हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। अक्षय तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज है 18 जुलाई और आज भी हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट सिद्ध हो सकते हैं। और सेशन को अंत तक देखेंगे तभी फ़ायदा होगा, तो पूरा देखिए वीडियो। लेक्चर को अच्छा लगे उस हिसाब से आप अपना फीडबैक दीजिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कई चैनल्स हैं, सुविधा अनुसार आप अपना जो भी जिसके प्रिपरेशन करते हैं आप उसको जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आप ही को बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट ये बेनिफिट है कि इससे मतलब लेक्चर की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको कलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वहाँ कराई जाती है, आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना प्रिपरेशन देख सकते हैं कहाँ तक पहुँचा है। सेकंड थिंग, किसी को भी हमारा इंस्टा से जुड़ना वो भी जुड़ सकता है। सभी की लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आज का मोटिवेशन कोट देख लेते हैं क्या है। जब दुनिया कहती है कि हार मान लो, उस समय आशा फुसफुसाती है। आशा का मतलब उम्मीद। फुसफुसाती है, बताती है, कहती है एक बार और कोशिश करो। सब कह देगा अब मतलब हार मान लो, अब तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो हिम्मत नहीं रह गई है। बट अंदर से कहीं ना कहीं निकलता है कि नहीं, आई कैन डू इट, एक बार और हम ट्राई करेंगे तो हो सकता है हो जाए, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या हर्ज जा रहा है। तो ये चीज़ अगर यही आपके अंदर एक बार ट्राई करने की अगर चीज़ें बार बार आ रही हैं तो इसका मतलब आप उसके लिए क्या हो, आप उसको पाने के लिए क्या इच्छुक हो। ठीक है, और बार बार ये चीज़ आ रहा है तो 100% आपको सफलता मिलेगी, आज नहीं तो कल एक ना एक दिन मिलेगी। तो इसीलिए किसी के कहने पर मत जाइए, आप अपने अंतरात्मा की सुनिए कि आप क्या चाहते हैं, आपकी अंतरात्मा क्या चाहती है। तो यही कहते हुए आप आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को 2022-23 के लिए किस भारतीय शहर को 2022-23 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी के जो भी एग्ज़ाम छोटे मोटे इधर होने वाले हैं वहाँ के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस भारतीय शहर को ये सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया? वाराणसी को चुना गया है। तो वाराणसी शहर को अभी एससीओ का फुल फॉर्म होता है शंघाई सहयोग संगठन। तो इसी के जो पहली ये भी ध्यान रखना, पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा। 8 सदस्यीय संगठन है ये जो है 8 सदस्यीय संगठन है और इसके द्वारा एक नई घोड़न पहल के तहत वाराणसी 2022-23 के लिए एससीओ की राजधानी बन जाएगा। 2022-23 के लिए एससीओ की ये क्या बन जाएगा? राजधानी बन जाएगा, जिसका उद्देश्य क्या होगा? सदस्य देश के बीच लोगों का संपर्क बढ़ाना और पर्यटन को बढ़ावा देना। संपर्क बढ़ाना और पर्यटन को बढ़ावा देना। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कूट वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा है? विचार करना है, विचार करते हुए और क्या देखना, कौन सा कथन सही है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा कथन सही है इसमें। तो कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने रूस की अध्यक्षता में आयोजित ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। चलिए ठीक है, देख लेते हैं ये सही है या गलत है, अभी नहीं पता, आगे चलते हैं देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, वर्ष 2006 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पहली बैठक की गई थी। ठीक है, ये भी मान लेते हैं की गई थी कि 2006 में की गई थी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष ब्रिक्स BRICS ये इसमें 5 देश हैं, तो क्रमानुसार सदस्य देश के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब ये देखते हैं इसमें से बताना कौन सा कथन सही है। तो गाइज इसमें जो है ये मंत्री ने रूस की अध्यक्षता में नहीं बल्कि चीन की अध्यक्षता में किया है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है? रॉन्ग है। तो केंद्रीय और श्रम रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव, पहले तो ये भी ध्यान रखना कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। भूपेंद्र यादव ने इसमें क्या किया? बैठक में भाग लिया। किसकी अध्यक्षता में? ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बता दे रहे हैं आप लोगों को। ये यूपीएससी की दृष्टि से, पीसीएस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो रूस की अध्यक्षता में नहीं बल्कि चीन की अध्यक्षता में आयोजित ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में भूपेंद्र यादव ने क्या किया? भाग लिया। अब इस बैठक में क्या होता है? इस बैठक में 3 प्राथमिकता वाले क्षेत्र पर बात होती है। 3 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर बात होती है। यहाँ से आप मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही मतलब एक एक लाइन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो 3 प्राथमिकता वाले क्षेत्र पर यहाँ पे चर्चा की गई है।
तो कौन से वो क्षेत्र हैं? एक तो सतत विकास के लिए ग्रीन जॉब को बढ़ावा देना, किसके लिए? सतत विकास के लिए, सतत विकास के लिए ग्रीन जॉब्स को क्या करना? बढ़ावा देना, ग्रीन जॉब्स को बढ़ावा देना। दूसरा क्या है? दूसरे किस पे बात हुई? रेसिलियंट रिकवरी के लिए क्या करना? कौशल विकास, ठीक है। और तीसरा क्या है? रोजगार के नए रूपों में श्रमिकों के अधिकारों की क्या करना? रक्षा करना। अगर इसके पर्पस की बात करें, एम की बात करें, उद्देश्य की बात करें, तो ये आर्थिक क्षेत्रों का जो नकारात्मक पर्यावरण प्रभाव है उसको कम करना इसका उद्देश्य है। आर्थिक क्षेत्रों के निगेटिव पर्यावरणीय इम्पैक्ट जो हैं उसको कम करना और कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था बनाने की प्रक्रिया को क्या करना है? आगे बढ़ाना है। क्लियर हो गया होगा। और ब्रिक्स दुनिया की जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था, जैसे ब्रिक्स में मैंने बताया BRICS, बी का मतलब ब्राज़ील, आर का मतलब रशिया, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना, एस का मतलब साउथ अफ्रीका। तो इन्हीं का ये शॉर्ट फॉर्म है ब्रिक्स। अब बात करें ब्रिक्स, अब ब्रिक्स के बारे में भी जान लेते हैं। ब्रिक्स, तो ये ब्रिक्स जो है ये 2001 में, कब? 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जो थे जिम ओ नील, कौन? जिम ओ नील, 2001 में जिम ओ नील ने ब्राज़ील, तब ये एस नहीं था, तब यही चार थे, 2001 में यही चार थे, ब्रिक्स नहीं था। चार उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन के लिए ब्रिक्स शब्द आया। फिर इसमें क्या होता है? 2006 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पहली बैठक की गई थी, ये ध्यान रखिएगा, 2006 में। फिर क्या होता है? ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष ब्रिक्स क्रमानुसार सदस्य देश के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं, ये मैंने बता दिया, ब्रिक्स प्रतिवर्ष ब्रिक्स क्रमानुसार सदस्य देशों के द्वारा की जाती है। तो इस हिसाब से जो स्टेटमेंट है आपका बी एंड सी सही है और आपका ए ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे प्रदान किया गया है? कौन सा सम्मान? सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो चलिए देख लेते हैं किसे प्रदान किया गया है। ये है श्री रविशंकर। श्री रविशंकर को सूरीनाम का, सा से सूरी, सा से श्री रविशंकर, तो याद हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई टफ नहीं है। सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान जो श्री रविशंकर को दिया गया है। श्री रविशंकर आपने नाम सुना भी होगा। ये क्या है? आध्यात्मिक गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु, और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं। तो इन्हीं को ये प्रदान किया गया है। किसके लिए किया गया है ये प्रदान? तो इनके मानवीय कार्यों के लिए दिया गया है, मानवीय कार्यों के लिए इन्हें सूरीनाम के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और किसने दिया है? तो सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं, सूरीनाम के राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो वो हैं कौन? ये हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी के द्वारा ये प्रदान किया गया है। क्लियर? और ये ऐसा सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक, ये ऐसा सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई हैं, ऐसा सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई और प्रथम आध्यात्मिक नेता हैं। कौन? श्री रविशंकर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी सूरीनाम आपको मैप में दिखा दिया जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में EFIR सेवा का शुभारंभ किया गया है? किस राज्य सरकार के द्वारा EFIR सेवा का शुभारंभ हाल ही में किया गया है? तो ये जो EFIR सेवा है इसका शुभारंभ अभी हाल ही में उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। एक EFIR सेवा और उत्तराखंड पुलिस ऐप मुख्यमंत्री जो हैं उत्तराखंड के, कौन? पुष्कर धामी। कौन है? पुष्कर धामी। तो इन्हीं के द्वारा ये क्या किया गया है? अभी शुभारंभ किया गया है। अब क्या होगा? जो ऐप इन्होंने किया है, ये एक ऐप यूज़ किया, उत्तराखंड पुलिस ऐप। तो इस ऐप से जुड़ा जो साइबर हॉटलाइन नंबर होगा 1930 और आपातकाल नंबर जो होगा 112 है इसमें।
और उन्होंने ये कहा कि इस सॉफ्टवेयर के साथ जो निवासी नागरिक वेब पोर्टल है वो या अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके वो घर पर चाहे वाहन चोरी हो ये या खोए हुए दस्तावेज है तो उनकी ऑनलाइन रिपोर्ट करने में ये क्या होंगे, सक्षम होंगे। तो इस तरीके से ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाराष्ट्र सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किया गया है। पहले ये देखना है किस सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। कौन सा अवार्ड? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। किसे सम्मानित किया गया है? दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किया गया है। दिया मिर्जा जो है ये UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसकी राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत हैं। और ये अफरोज शाह जो है पर्यावरण कार्यकर्ता। इन दोनों को क्या किया गया है? ये 2021 सामाजिक न्याय 2021 के लिए प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार जो दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है? जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। कौन है राज्यपाल? भगत सिंह कोश्यारी। उन्हीं के द्वारा ये मुंबई राजभवन में इसको प्रदान किया गया है। क्यों दिया गया है सम्मान? तो उनके क्या करते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में उनके जो उल्लेखनीय उपलब्धि हैं उन्हीं के लिए इनको सम्मानित किया गया है। क्लियर। अब ये देख लेते हैं मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड के संबंध में। तो हार्मनी फाउंडेशन, कौन सा फाउंडेशन? हार्मनी फाउंडेशन सामाजिक न्याय के लिए, किसके लिए? सामाजिक न्याय के लिए। हार्मनी फाउंडेशन सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड की मेजबानी करता है। और ये जो है ये फाउंडेशन शांति, सद्भाव, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए व्यक्ति को या संगठन को क्या करता, उनके जो असाधारण काम होते हैं उसको क्या करने का, पहचानने का एक मंच प्रोवाइड करता है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस तुरंत आप क्या करिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और नए व्यूवर्स अगर वॉच कर रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असम और किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो विवाद चल रहा है उसी को सुलझाने के लिए अभी हाल ही में क्या किया गया है, हस्ताक्षर किया गया है। तो असम के जो सीएम है उनका नाम है हेमंत विश्व शर्मा। और अरुणाचल के जो हैं वो हैं, अरुणाचल के इनके हैं पेमा खांडू। तो इन्हीं दोनों के द्वारा क्या किया गया, इन्हीं दोनों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। किस, एक नमसाई है, वहीं पर नमसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए। नमसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किया है। क्लियर। तो इस में घोषणा के अनुसार जो विवादित गांव की संख्या थी वो 123 के बजाय 86 कर दी गई है। और घोषणा के अनुसार क्या किया गया है, 28 गांव जो कि अरुणाचल प्रदेश की संवैधानिक सीमा के भीतर हैं वो राज्य के भीतर ही रहेंगे। और 3 गांव से अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपना दावा वापस ले लिया और वो असम के पास ही अब ये 3 गांव रहेंगे। और अन्य 6 गांव पर अभी फैसला नहीं हुआ है, उसके लिए बाद में देखा जाएगा। ये पूरा इसमें बताया गया है। और इस घोषणा पत्र पर जो साइन हुआ है इस पे दोनों राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए हैं। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 1987 में अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था। और राज्य का दर्जा मिलने के बाद एक त्रिपक्षीय समिति का क्या किया गया है, गठन किया गया। त्रिपक्षीय समिति का क्या किया गया है, गठन किया गया है। त्रिपक्षीय समिति का क्या किया गया है, गठन किया गया है। और यह कुछ क्षेत्र को असम से अरुणाचल में स्थानांतरित करने की क्या करता है, सिफारिश करता है। क्लियर हो गया होगा। और ये जो दोनों राज्य हैं अरुणाचल और असम, ये जो दोनों राज्य हैं ये 804.1 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। और दोनों ने क्या किया था, 15 सितंबर 2022 तक से सीमा विवाद को सुलझाने का फैसला लिया है कि 15 सितंबर तक हम लोग क्या करेंगे, जो भी अभी बचे हुए विवाद हैं उसको भी हम लोग सुलझा लेंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अभी केवल इन्हीं दोनों के बीच में विवाद नहीं चल रहा है, बल्कि मेघालय और अरुणाचल प्रदेश
के अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के अलावा असम का, मिजोरम और नागालैंड के साथ भी सीमा विवाद चल रहा है। तो ये कोई उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। अभी सारा लोकेशन मैं आपको इंडिया मैप में दिखा दे रही हूँ। फिर क्या कह रहा है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा कोलकाता में स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा कोलकाता में स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं किसका किया गया है। तो अभी उत्तराखंड में, कहाँ पे, उत्तराखंड के ये जो दूनागिरी का उद्घाटन किया गया, दूनागिरी, अब आपको पता चल रहा होगा कि दून कहीं आपने पढ़ा होगा, ये आपका हिस्ट्री का सॉरी मैप क्या कहते हैं इसको, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो दून घाटी, ठीक है, तो दुआर घाटी तो उत्तराखंड में। तो ये जो उत्तराखंड का जो दूनागिरी पर्वत है, उत्तराखंड का दूनागिरी पर्वत के नाम पर इसका नाम रखा गया है, इसका नाम रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। अभी क्या हुआ, किस मंत्रालय के द्वारा इसको किया गया, रक्षा मंत्रालय, राजनाथ सिंह के द्वारा इसका क्या किया गया, अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। और ये जो है ये किसने बनाया है, तो गार्डन दूनागिरी जो है ये किसने बनाया है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने इसे बनाया है। और ये जो है दूनागिरी, एक मिनट, ये जो दूनागिरी जो है ये P-17A स्टील्थ फ्रिगेट का चौथा जहाज है। ये कौन सा नंबर का है, चौथा जहाज है। P-17A जो है ये जहाज गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है और इसे नौसेना डिज़ाइन निदेशालय द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इसे किसे, नौसेना डिज़ाइन निदेशालय DND द्वारा डिज़ाइन किया गया है। और इसका नाम ऑलरेडी मैंने बता दिया है, उत्तराखंड की एक पर्वत श्रृंखला है दूनागिरी, दून, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और यह जो है स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी जो है यह पुरानी दूनागिरी लिएंडर क्लास ASW फ्रिगेट का क्या है, नया अवतार है। क्योंकि दूनागिरी को 33 साल की सेवा के बाद 2010 में क्या किया गया था, सेवानिवृत्त कर दिया गया था। और भारतीय नौसेना के लिए P-17A के तहत कुल 7 युद्धपोत बनाए जाएंगे। इस P-17A के तहत टोटल कितने, 7 युद्धपोत बनाए जाएंगे और ये उन्नत स्टील क्षमता से लैस होंगे। क्लियर हो गया होगा। और ये जो है अभी जो किया गया ये चौथे नंबर का, टोटल 7 बनाए जाएंगे, चौथे नंबर का है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और आगे चलते हैं, देख लेते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक मिनट नीचे चलते हैं, ये भी कूट वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ये आपका रिवीजन के लिए ये क्वेश्चन मैंने डाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया था तो मैंने बस देख लिया, ये इसलिए सोच के डाल दिया कि देखिए आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा और आपको कितने अच्छे से वो क्वेश्चन उस दिन क्लियर हुआ था। यहाँ पर बताना है कौन से कथन पर, निम्न कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है ये देखना है। कह रहा, हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 रैंकिंग में ओवरऑल श्रेणी में, किस श्रेणी में बोल रहा है, ओवरऑल श्रेणी में IIT बॉम्बे शीर्ष पर है। तो क्या ये सही है, पता नहीं सही है कि नहीं। चलिए देख लेते हैं कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो है IIT बॉम्बे तो शीर्ष पर नहीं है, तो IIT बॉम्बे नहीं है तो फिर कौन सा हो जाएगा, IIT मद्रास जो है ये शीर्ष पर है। इस रैंकिंग में IIT मद्रास जो है वो शीर्ष पर है। और अभी किसने जारी किया है ये रिपोर्ट, तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है, उन्हीं के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। क्लियर हो गया होगा। और ओवरऑल रूप से देखा जाए तो शीर्ष 5 स्थान की तरह इस साल भी वही सेम रहे हैं। शीर्ष 5 जो टॉप थे वो अभी भी क्या हैं, इस शीर्ष 5 साल से 5 स्थान जो हैं वो इस साल भी वही रहे हैं। शीर्ष 5 स्थान जो टॉप 5 थे वो 2021 की तरह, जैसे 2021 में थे सेम उसी तरह इस बार भी हैं। और इस रैंकिंग में IIT मद्रास टॉप पर है, IIT मद्रास टॉप पर है। और एक मिनट चेंज कर लूँ, IISc बेंगलुरु सेकंड पर है और तीसरे पे IIT बॉम्बे है। तो पहले पे मद्रास, सेकंड पे IISc बेंगलुरु और IIT बॉम्बे थर्ड पर है। और कॉलेज की श्रेणी,
और सेकंड देख लें क्या कह रहा है। स्टेट NIRF मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सितंबर 2015 में शुरू किया गया था। तो ये आपका 100% राइट है। कॉलेज रैंकिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर मिरांडा हाउस नई दिल्ली को मिला, तो ये भी सही है। तो B एंड C स्टेटमेंट आपका सही है, बाकी वो गलत है। अगर ये मैनेजमेंट की श्रेणी में पूछे तो IIM अहमदाबाद है और दूसरे पर बेंगलुरु है। अगर रिसर्च श्रेणी में पूछे तो IISc बेंगलुरु है। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा कौन सा राज्य हाल ही में बना है जिसकी अपनी क्या है, इंटरनेट सेवा है? ऐसा कौन सा राज्य अभी हाल ही में बना है? तो वो है केरल है। केरल ऐसा राज्य बन चुका है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। तो केरल फाइबर ये एकमात्र ऐसा राज्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड केरल ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड राज्य में सभी को इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए एक IT और संरचना परियोजना है। क्लियर हो गया होगा। और इसके तहत क्या किया जाएगा, सरकार जो है BPL परिवार को, किसको, BPL परिवार को 30,000 सरकारी कार्यालयों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करेगी। BPL परिवार को भी, और 30,000 सरकारी कार्यालयों को मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रदान करेगी। तो ये हो गया। और देखा जाए तो 2019 में केरल सरकार ने इंटरनेट कनेक्शन को एक मूल अधिकार घोषित कर दिया था। क्लियर है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और भारत में इंटरनेट सेवा की बात करें, इंटरनेट सेवा, भारत में इंटरनेट जो सेवा थी वो आपका 15 अगस्त 1995 को किसके द्वारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, और ये तो आपका UPSC के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो स्टार बनाइए और चलिए देख लेते हैं। मिशन शक्ति योजना चर्चा में है, यह किस मंत्रालय से संबंधित? पहली बात तो ये चर्चा में क्यों है ये देख लेंगे। और किससे संबंधित, तो किससे संबंधित है, महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है। चर्चा में इसलिए आया क्योंकि इससे संबंध में कुछ दिशा निर्देश दिए गए, गाइडलाइंस दी गई हैं। चलिए अब इसको समझ लेते हैं। मिशन शक्ति जो है योजना जो है, ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या है, एक विशिष्ट योजना है, जिससे किसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। क्लियर। 15वां वित्त आयोग की अवधि जो है 2021-22 से 2025-26 के दौरान महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी संरक्षा के लिए, सशक्तिकरण के लिए इसे लागू किया गया था। और इसके मानदंड जो हैं 1 अप्रैल 2022 से लागू किए गए थे। क्लियर। तो ये मिशन शक्ति एक क्या है, मिशन उन्मुख योजना है, जिसका उद्देश्य जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया, उनकी सुरक्षा, महिलाओं की और उनके सशक्तिकरण के लिए क्या करना है, समर्थन को बढ़ावा देना है। अब इस मिशन शक्ति योजना की क्या है, 2 उप योजनाएं हैं, 2 उप योजना है। एक है संबल और एक है सामर्थ्य। एक है संबल और दूसरा है सामर्थ्य। संबल क्या है, संबल महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिला की सुरक्षा के लिए, और इसमें नारी अदालत, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। सामर्थ्य की बात करें तो सामर्थ्य जो है ये सशक्तिकरण से संबंधित है। सशक्तिकरण, ये महिला संबल जो है सबल बनाना है, सुरक्षा करनी है, और सामर्थ्य उनके सशक्तिकरण से संबंधित है। और उनके सशक्तिकरण और इसके घटक में आते हैं उज्ज्वला, स्वाधार गृह, कामकाजी महिला छात्रावास की पिछली योजनाएं को संशोधन के साथ इसमें शामिल किया गया है। कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए योजनाएं, और क्या कहते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये सारे इसमें शामिल हैं। और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए गैप फंडिंग का एक नया घटक भी इसमें जोड़ा गया है। तो ये आपको उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं कल का नहीं मतलब 16 जुलाई का क्या करते हैं, फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। 11 जुलाई 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, न्यू दिल्ली में। भारत का पहला क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। किस राज्य सरकार ने अनवित लर्न योजना शुरू की है, त्रिपुरा। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाले 20वां देश है क्रोएशिया। जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे, उत्तर प्रदेश। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है, एडिनबर्ग। हाल ही में उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया, जागृति। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 14 जुलाई 2022 को किसने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, 15 जुलाई। 15 जुलाई 2022 को जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, ऑलरेडी अभी ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है।
तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, सारे लगभग सारे समझ में आए। हाँ चलिए फटाफट हम लोग मैपिंग देख लेते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए। 1 मिनट। देखिए क्या क्या मैप में आया था मेघालय आया था, और आपका अरुणाचल प्रदेश आया था। ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है आपका मेघालय। नागालैंड के बीच भी विवाद चल रहा है, ये भी देख लीजिए। ये मतलब नॉर्थ ईस्ट एरिया है, मेघालय है, अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1 मिनट। सूरीनाम भी चर्चा में था, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया है क्वेश्चन में। तो देख लीजिए सूरीनाम कहाँ है, ये है सूरीनाम। ये देखिए ये वाला जगह जो है ये सूरीनाम यहाँ लिखा हुआ। भी फिर से देख लीजिए, ये है सूरीनाम, ये साउथ अमेरिका का पार्ट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आप मैप भी डेली देखा करिए, इससे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ सूरीनाम है, यहाँ गुयाना है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, इक्वाडोर है, पेरू है, बोलिविया है, चिली है, पराग्वे है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बल्कि पूछा भी था। पराग्वे, ये बोलिविया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बोलिविया या पराग्वे ऐसे क्वेश्चन कुछ पूछा था लैंडलॉक में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो चर्चा में है, तो ध्यान रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन है आप से स्किप नहीं होना चाहिए। बस आपको क्या करना है, मेहनत करना है, ध्यान देना है, हर चीज़ों को रिवीजन करते रहना है। रिवीजन तो मैं कराती ही रहूँगी, एक एक क्वेश्चन में डाल दिया करूँगी, जैसे कि आज मैंने डाला, डेली डाल भी देती हूँ। तो बस आपको बस ईमानदारी से पढ़ना है और रिवीजन करते रहना है। और बस आपका एक और काम है, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो चलिए आज बस इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।